हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 13th लेक्चर। ये हमारा 13वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं प्राइस्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। लेकिन ये जो लास्ट के जो दो टॉपिक है ना, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड कर्व, ये दो टॉपिक रह गए थे क्योंकि वो लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम ये जो बचे हुए दो टॉपिक हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। और मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि इस लेक्चर को देखने से पहले अगर इससे जो पहला वाला पार्ट था, पार्ट 12, वो देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एंड 5 कंडीशंस जो होते हैं, 5 केसेस होते हैं, वो सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आज हम उसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और लेक्चर के एंड में अगर आपको लगे कि ये लेक्चर यूजफुल था, आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है, कुछ आपने नॉलेज गेन की है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया करिए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूला करें। आप लोगों का एक एक कमेंट, एक एक लाइक, आपको नहीं पता, हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है, हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। लगता है कि नहीं, हमें रुकना नहीं है, बच्चों को नेक्स्ट लेक्चर की जरूरत है, तो मुझे वीडियो लेक्चर डालते रहने हैं, वीडियो लेक्चर पे काम करते रहना है। बट पता है, ये सब तभी पॉसिबल है जब आप लोग मुझे फीडबैक देते रहेंगे, रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। सो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कीप कमेंटिंग एंड प्लीज कीप शेयरिंग माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने मतलब रिलेटिव्स, नेबर, कोई भी जो कॉमर्स स्ट्रीम का हो, उसके साथ मेरे वीडियोस जरूर शेयर किया करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊंगी, जो मेरा पर्पस है। ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जरा मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5 केसेस बताए थे। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 केसेस बताए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है तो कैसा कर्व बनता है, हॉरिजॉन्टल, 0 है तो कैसा कर्व बनेगा और इसका क्या इंटरप्रिटेशन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 है तो कैसा कर्व बनता है, हाइपरबोला। ठीक है। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है तो कैसा फ्लैटर या स्टीपर, कैसा स्लोप बनता है। तो ये सारे ही केसेस मैंने एक एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। तो जरूर आप लोग जो लास्ट लेक्चर है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो ग्राफ हैं और ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने उसमें बताए थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो चलिए अब हम आज अपने मुद्दे पे आते हैं, देखते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड ईओडी, इसमें क्या रिलेशनशिप है। डिमांड कर्व हम जानते हैं, डिमांड कर्व का स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जरा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिवाइज करा देती हूँ। इलास्टिसिटी मतलब होता है चेंज, इलास्टिसिटी, ठीक है, चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है डिग्री ऑफ चेंज। देखिए लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये तो पढ़ लिया कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। ठीक है। बट हाउ मच, कितना घटेगी, ये हमें पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है। ठीक है। ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। अगर प्राइस में चेंज आए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आए, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, डिग्री ऑफ चेंज कितना आता है, दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक। तो ये तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। और स्लोप क्या था डिमांड कर्व का, तो मैंने आपको स्लोप बताया था। स्लोप होता था, देखिए वैसे तो आपने स्लोप, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो आपने क्लास 9th वगैरह में मैथ्स में भी पढ़ा है। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर सपोज करिए दिस इज द डिमांड कर्व, ये जो है डी डैश डिमांड कर्व है, ये एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी प्लॉट की है, वाई एक्सिस पे प्राइस को प्लॉट किया है। और अगर आपको स्लोप निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा पी, बेस क्या है, डेल्टा क्यू। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, यानी ए बी, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी डिवाइडेड बाई स्मॉल बी स्मॉल सी। तो दिस इज द स्लोप, इस तरीके से स्लोप निकालते हैं। ठीक है। और ये जो निगेटिव साइन है, ये क्या है, निगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड
हम इसे नहीं कंसीडर करते हैं। ये क्या है, केवल एक सिंबल है, ये शो करता है कि प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी, प्राइस इनवर्सली निगेटिव रिलेटेड है, इसलिए ये सिंबल है निगेटिव का। ठीक, तो ये तो हो गया स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो आपको पता है। ये मैंने जब मैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रही थी तब मैंने ये स्लोप का ये बताया था कैसे निकालते हैं। फिर अब आया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, हम ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। इससे हमें क्या डेल्टा क्या है, डेल्टा इज चेंज। डेल्टा क्या है, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिलेटेड विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे भी जो निगेटिव सिंबल है वो केवल ये शो कर रहा है कि क्वांटिटी एंड प्राइस आर निगेटिवली रिलेटेड। ठीक है, निगेटिवली रिलेटेड है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। एक्चुअली काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि ये जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व है दिस इज सेम, ये सेम है, जबकि ये सेम नहीं है। देखिए फॉर्मूला भी अलग है। स्लोप क्या है, सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, दिस इज स्लोप। ठीक है, जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द एब्सोल्यूट चेंज। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज द एब्सोल्यूट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू एब्सोल्यूट चेंज इन ओन प्राइस। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज होता है, एब्सोल्यूट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। लेकिन जो ईओडी होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है परसेंटेज चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस, दिस इज ईओडी। ठीक, तो दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक डिमांड कर्व है, ठीक है, उसका मैं आपको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व भी निकाल के दिखाती हूँ और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम उसका कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दिस इज ये ए बी जो है, दिस इज द डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है। कन्वीनियंस के लिए स्ट्रेट लाइन लिया है। ठीक है, हमने वाई एक्सिस पे शो किया प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी प्लॉट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, जो प्राइस है वो क्या हो रही है, 30 से 25 हो रही है। जो प्राइस है 30 से 25 हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 30 हो रही है। ये बात समझ में आई। जो प्राइस है वो 30 से 25 हो रही है, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जा रही है, 20 से 30 हो रही है। तो इसी को हमने, इसी की हेल्प से हमने यहाँ पे डिमांड कर्व प्लॉट किया है। ये देखिए यहाँ पे 30, जब 30 प्राइस थी तब क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 20 था, और जब 25 प्राइस हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 30 हो गया। ठीक है, बढ़ गया, प्राइस घटी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। ठीक है, तो उसी की हेल्प से हमने ये डिमांड कर्व प्लॉट किया है। तो आप देखेंगे प्राइस घटी, ये जो एरो बनाया, प्राइस घटी 30 से 25 हुई, तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 30 हो गया। तो दिस इज द डिमांड कर्व। अब इस डिमांड कर्व में आपको क्या करना है, आपको पॉइंट सी पे हम स्लोप भी कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट सी पे, और हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा टास्क है। इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर आपको कोई कर्व दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको स्लोप कैलकुलेट करना है इस डिमांड कर्व का एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पॉइंट सी पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट सी पे अगर कहा जाए स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा पी मतलब चेंज, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है, प्राइस कितना है, 30 से 25 हो रही है। ठीक है, 30 से 25 यानी सी से डी, ये डी है, सी से डी यानी कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। प्राइस घट रही है, 5 रुपए का चेंज आ रहा है, उससे डेल्टा क्यू कितना आ रहा है, डी से ई, 20 से 30 हो जा रहा है क्वांटिटी, यानी डी से ई यानी 10 का चेंज आ रहा है। तो डेल्टा पी में रखेंगे -5 क्योंकि प्राइस घट रही है। क्यू, डेल्टा क्यू क्या है, 10 जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 10 और इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट -1/2। तो ये आ गया स्लोप। ठीक, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं एट पॉइंट सी। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा क्यू बाई क्यू बाई डेल्टा पी बाई पी, और निगेटिव साइन क्या शो करता है, ये केवल शो करता है निगेटिव रिलेशन। अब जरा इसको हम अरेंज कर लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, इसको ये जो है
ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हमने अरेंज किया, हम इसको ये लिख सकते हैं ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई पी बाई क्यू लिख सकते हैं। अब जरा ये जो डेल्टा क्यू है इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 बाई स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व मल्टीप्लाइड बाई पी बाई क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो डेल्टा क्यू है जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, तो दिस इज स्लोप। ठीक है, ऐसे भी करिए, चाहे इसमें डायरेक्टली सारे फिगर आपको पता है, एट पॉइंट सी पे आपको पी पता है, क्यू पता है, डेल्टा क्यू पता है, डेल्टा पी पता है, सारे पॉइंट पता है, या तो डायरेक्टली पुट कर लीजिए, बट मैं स्लोप का इससे रिलेशन निकालना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने स्लोप ऐसे किया है कि 1 बाई स्लोप मल्टीप्लाइड बाई पी बाई क्यू। तो यहाँ पे -1 बाई स्लोप कितना आया है, ऊपर देखिए -1/2 आया है, तो स्लोप लिख दीजिए -1/2, और एट पॉइंट सी, ये जो सी पॉइंट है इस पे प्राइस कितनी है 30, क्वांटिटी कितनी है 20। ठीक, तो हम यहाँ पे प्राइस कितनी है 30, क्वांटिटी 20, ये पुट किया, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 3, आपका आ जाएगा 3। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एट पॉइंट सी कितना है 3, इट इज ग्रेटर देन 1, ये क्या आई, ग्रेटर देन 1 आई। और स्लोप अगर कहा जाए पॉइंट सी पे, स्लोप कितना है -1/2। ठीक है, अब आपको एक काम की बात बताती हूँ कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप क्या होता है, दिस इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट। ठीक है, चाहे आप पॉइंट सी पे स्लोप निकालिए, ठीक है, चाहे पॉइंट ई पे स्लोप निकालिए, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालिए, अगर वो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, देन स्लोप इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट, स्लोप कांस्टेंट होता है सारे पॉइंट पे। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ठीक है, इट डिफर एट डिफरेंट पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर पॉइंट पे अलग होती है। पॉइंट ई पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं Z, इस पे अलग होगा, यहाँ ले लेते हैं कोई पॉइंट P, इस पे अलग होगा, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं F, इस पॉइंट पे अलग होगा। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द कर्व, जबकि अगर स्ट्रेट लाइन है देन स्लोप इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा डिफरेंस है बिटवीन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। ये बात समझ में आई, हमने दो डिफरेंस देखे, दो नहीं 3 डिफरेंस देखे। पहला डिफरेंस, दोनों के बीच में फॉर्मूला अलग है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है दिस इज द एब्सोल्यूट चेंज। ये देखिए पहला क्या था, एब्सोल्यूट चेंज, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है, एब्सोल्यूट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो दूसरी डिफिनीशन हो गई डिफरेंस की। तीसरी डिफिनीशन क्या है कि अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है देन स्लोप इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट, जबकि ईओडी क्या है, दिस इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो ये 3 डिफरेंस हो गए इनके बीच में। स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि दोनों चीज सेम है, बट दिस इज नॉट सेम। स्लोप सेम होता है स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी करता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि अगर हमने प्राइस वेरी कराई, प्राइस बढ़ाई या प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी इफेक्ट हो जाए। ठीक है, क्वांटिटी इफेक्ट हो जाए तो उसे कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना डिग्री ऑफ चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो उसमें देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी, जो कमोडिटी है उसका नेचर क्या है, किस टाइप की कमोडिटी है। तो अगर कमोडिटी नेसेसिटी गुड है, कमोडिटी अगर नेसेसिटी गुड है, नेसेसिटी गुड का मतलब क्या है, जरूरत वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जैसे नमक है, चीनी है, तेल है, मैच बॉक्स है, ठीक है, सब्जी है, नेसेसिटी गुड है, तो उसकी प्राइस में अगर थोड़ा चेंज भी आ जाए ना तो क्वांटिटी डिमांडेड में इतना चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो अगर नेसेसिटी गुड है तो उसकी डिमांड क्या होती है, उसकी डिमांड होती है इन इलास्टिक। ठीक है, उसकी डिमांड क्या होती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब इतना चेंज नहीं आता है। अगर जरूरत वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में अगर चेंज भी आ जाए इलेक्ट्रिसिटी के रेट में तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जरूर मतलब नेसेसिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, बट अगर कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, ठीक है, लग्जरी है,
लग्जरी प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे एसी है, ये मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, कॉस्टली फर्नीचर है, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट है, तो अगर उनकी प्राइस में वेरिएशन आए तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। ठीक है, लोग पोस्टपोन कर देते हैं कि लग्जरी प्रोडक्ट है, अभी हमें इतना जरूरत नहीं है, हम बाद में खरीद लेंगे। तो इनकी इनकी अगर प्राइस चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड में मेजर चेंज आता है। तो इनका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज इलास्टिक, वो इलास्टिक होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी किस टाइप की है इसके हिसाब, इस पे डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर गुड ऐसा है, जो भी कमोडिटी है वो अगर ऐसी है कि जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, जैसे बहुत पॉपुलर एग्जांपल है टी एंड कॉफी, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर टी की प्राइस बढ़ गई, सॉरी मैं टी की कॉफी बोल रही हूँ, टी की प्राइस बढ़ गई तो लोग क्या होंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, टी की प्राइस बढ़ गई तो लोग क्या होंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगी, इसकी प्राइस अगर वेरी कर गई तो क्वांटिटी पे इम्पैक्ट आएगा, क्वांटिटी घट जाएगी। तो यानी अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दिस इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक, वो ज्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। कॉफी महंगी हो गई, लोग चाय पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट है। लेकिन अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अगर प्राइस चेंज भी हो गई तो लोगों पे मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में इतना फर्क नहीं आएगा। तो इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है दिस इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, वो इन इलास्टिक होती है, इतना वेरी नहीं करती है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कोई मेडिसिन है, ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं मार्केट में, आपको वही मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो उसकी प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन भी आ गया ना, तो जितनी क्वांटिटी पहले कंज्यूम की जा रही थी अभी भी उतनी क्वांटिटी कंज्यूम की जाएगी, उस पर इतना चेंज नहीं आएगा अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को इफेक्ट करता है। अगला जो है दैट इज मल्टीपल यूज। मल्टीपल यूज का क्या मतलब है कि सपोज करिए कोई ऐसा गुड है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे एग्जांपल के लिए, ये मैं पहले भी ये वाला एग्जांपल दे चुकी हूँ, मिल्क, मिल्क बहुत सारे काम में आता है। मिल्क से आप कर्ड बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, मिल्क शेक्स बना सकते हैं, बहुत सारे पर्पस है। मिल्क से चाय तो बनती ही है और मिल्क ड्रिंक करने के काम आता है। ठीक है, तो मिल्क के बहुत सारे पर्पस है। तो अगर ऐसा कोई गुड है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है, तो उसकी अगर प्राइस में चेंज आए, ठीक है, उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाए या घट जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या होता है, मेजर चेंज आता है। प्राइस अगर बढ़ जाए तो क्या करेंगे आप दही मार्केट से ही खरीद लेंगे, घी मार्केट से ही खरीद लेंगे, ठीक है, बटर बना लेंगे बाहर, मतलब खरीद लेंगे मार्केट से, स्वीट भी मार्केट से खरीद लेंगे, दूध का काम केवल चाय बनाने के लिए रखेंगे और दूध पीने के लिए। अगर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्वांटिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, केवल जो नेसेसरी मिल के यूज हैं, ठीक है, वही करेंगे, बाकी जो यूजेस हैं उनको कट कर देंगे। तो अगर कोई ऐसा गुड है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं तो इनकी जो होती है इलास्टिसिटी जो होती है दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक, इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो रिलेटिवली क्या होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ गई तो फिर आप क्या करेंगे, बाकी जो इसके यूजेस है उन्हें कट कर देंगे, केवल जो नेसेसरी यूज है वहां वो करेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है तो क्वांटिटी डिमांडेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो गुड्स होते हैं इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होता है, प्राइस चेंज पे क्वांटिटी डिमांडेड में मेजर चेंज आता है। ठीक, अगला अगला जो फैक्टर है दैट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज का मतलब है कि कुछ ऐसे कह लीजिए सर्विसेज हैं, कुछ ऐसे कंजप्शन भी हैं जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कंजप्शन है, कुछ ऐसी कमोडिटी है जिसको अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो इनका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है दैट इज हाई, वो ज्यादा होता है। यानी ऐसी कमोडिटीज इलास्टिक होती हैं, रिलेटिवली इलास्टिक होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, या सपोज करिए कार लोन पे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो इसकी परचेजिंग है वो पोस्टपोन कर सकते हैं। हमें अभी कहीं जाना है तो हम रेंटेड कार से चले जाएंगे, हम अभी कार नहीं परचेज करेंगे क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। ठीक है, हमें मकान खरीदना है, अगर होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो हम
हम क्या है अभी रेंटेड हाउस में रह लेंगे, ठीक है, खुद का मकान नहीं खरीदेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो क्या है हम इस यूज को पोस्टपोन कर सकते हैं ना। तो ऐसे गुड्स जिनका जो यूज है हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, रिलेटिवली हाई होती है। इनकी प्राइस चेंज से क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें चेंज आता है, तो वो क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक होता है। ठीक, अगला जो फैक्टर है दैट इज इनकम लेवल ऑफ बायर। अगला क्या है, इनकम लेवल ऑफ बायर। बायर का इनकम लेवल क्या है, तो बायर अगर हाई इनकम ग्रुप का है, ठीक है, हाई इनकम ग्रुप का है बायर, तो फिर बताइए क्या होगा। अगर बायर हाई इनकम ग्रुप का है तो प्राइस में भले ही चेंज आ जाए, उसके लिए क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर बायर हाई इनकम ग्रुप का है, ठीक है, तो अगर इनकम लेवल बायर का हाई है तो प्राइस में भले ही किसी गुड की प्राइस में चेंज आ जाए, उसको सामान लेना है तो लेगा, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली लो, वो लो होता है, इनइलास्टिक होता है। ठीक है, अगर इनकम लेवल क्या है, अगर इनकम लेवल हाई है तो क्या होगा, प्राइस वेरी भी कर जाए, कंज्यूमर पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो प्रोडक्ट बाय करेगा। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो वो क्या होगा, रिलेटिवली लो होगा, इनइलास्टिक होगा। लेकिन वहीं पे इनकम लेवल अगर लो है, इनकम लेवल लो है तो इससे क्या होगा, अगर प्राइस थोड़ी सी भी प्रोडक्ट की बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वो अभी सामान नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इनकम लेवल ऑफ बायर ये भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इम्पैक्ट डालता है। अगला क्या है, अब थोड़ा फास्ट चलूंगी, अगला क्या है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है ये पॉइंट। अगला क्या है, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। हैबिट ऑफ कंज्यूमर का मतलब है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कंज्यूमर क्या होता है, हैबिचुअल हो चुका होता है। ठीक है, उसे हैबिट पड़ गई है। तो अगर ऐसे ऐसे गुड है जिसकी हैबिट पड़ गई है तो उसकी प्राइस अगर थोड़ी सी बढ़ भी जाए, ठीक है, उससे क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं इंटरनेट का। अभी इंटरनेट चलिए बहुत सस्ता है, लेकिन अगर इंटरनेट थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाएगा तो भी अब लोगों को इतनी इंटरनेट की लत लग चुकी है, इतना यूज हो, मतलब हम लोग यूज टू हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, कि अब अगर इंटरनेट का रेट थोड़ा सा बढ़ भी गया ना तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लो है। ठीक है, प्राइस चेंज करने से भी क्वांटिटी डिमांडेड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हैबिट ऑफ कंज्यूमर भी इफेक्ट डालता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अगला जो फैक्टर है दैट इज प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे हमारी इनकम का एक बहुत स्मॉल पोर्शन स्पेंड होता है। ठीक है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे हम अपनी इनकम का बहुत छोटा सा परसेंट यूज कर मतलब स्पेंड करते हैं। जैसे हो गया, एग्जांपल लेते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, और छोटे मोटे घर के जो आइटम है, ठीक है, तो इनकी अगर प्राइस वेरी करे, मैच बॉक्स हो गया, ठीक है, माचिस हुआ, सुई हुई, न्यूज़पेपर हुआ, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन पे इनकम का बहुत स्मॉल पोर्शन मतलब खर्चा करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की अगर प्राइस में वेरिएशन भी आ जाए, ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो, यानी इनइलास्टिक है। ठीक है, अगला जो फैक्टर है दैट इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की खुद की प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है बहुत हाई होती है फॉर हायर लेवल, फॉर हायर प्राइस प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट है बहुत महंगा है, ठीक है, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि अगर कोई महंगा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम उसकी अगर महंगा प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस और बढ़ जाए, महंगे प्रोडक्ट की प्राइस और बढ़ जाए, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। बट अगर कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ता है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ भी जाए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, फिर भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में बनी रहेगी। ठीक है, तो प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस लेवल क्या है, हाई प्राइस प्रोडक्ट है कि लो प्राइस प्रोडक्ट है, तो ये भी इम्पैक्ट डालता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अगला और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो डिमांड जो होती है ना, इन इलास्टिक होती है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी छोटे समय में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जितनी भी डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या होती है, जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक होती है मतलब वो चेंज होती है, क्योंकि समय मिल गया, लॉन्ग पीरियड में लंबा समय मिल गया कि कंज्यूमर अपने टेस्ट, अपने प्रेफरेंस और अपनी कंजप्शन हैबिट को चेंज कर सकता है। तो लॉन्ग पीरियड में क्या होती है, जो डिमांड होती है दैट इज इलास्टिक, वो इलास्टिक होती है, वो चेंज होती है। ठीक है, जबकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होती है, डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड इतना चेंज नहीं होती है।
ठीक है। तो दिस इज द टाइम पीरियड। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 9 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट डालते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक पढ़ा था ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ये भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इनको भी जरूर एग्जाम में करके जाइएगा। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस द टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगी, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला वगैरह तो आपको समझ में आ गया, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पूरा कर लिया है, अब मैं आपको कराऊंगी न्यूमेरिकल। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।